Welcome back, student. Today we are going to start Ctenophora. लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में स्टडी किया था। जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं या फाइलम टीनोफोरा, एक तरह से पहले वो सिलेंट्रेटा फाइलम का ही पार्ट था, बाद में से सब फाइलम और इसके बाद इसको फाइलम में कंसीडर किया गया, क्योंकि टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं उनकी कुछ हैबिट्स या काफ़ी हद तक ये सिलेंट्रेटा से मैच करते हैं, बट कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो इनको डिस्टिंक्ट करते हैं जो नॉर्मली सिलेंट्रेटा मेंबर्स में नहीं पाए जाते। तो नाउ लेट अस स्टार्ट फाइलम टीनोफोरा। हेडिंग डाल दीजिए टीनोफोरा। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन टीनो एंड फोरा। टीनो का मतलब होता है कॉम एंड फोरा का मतलब टू बियर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम लाइक हेयर्स को बियर करते हैं उनको हम टीनोफोरा कहते हैं। ठीक है, टीनो एंड फोरा, कॉम बियरिंग एनिमल्स आर कंसिडर एज टीनोफोरा। और इनकी बॉडी में करीब करीब 8 एक्सटर्नल रूज पाए जाते हैं और ये सिलिएटेड कॉम्स पाए जाते हैं। और सिलिएटेड कॉम की ये प्लेट सभी जो मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रूज, 8 एक्सटर्नल रूज ऑफ ciliated कॉम प्लेट्स। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सभी मेंबर्स में ये फीचर्स पाए जाते हैं। राइट, नाउ लुक एट द हैबिट एंड हैबिटेट। फर्स्ट पॉइंट क्या हेडिंग डाल देते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। ऑल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ज़्यादातर ये सभी मेराइन कंडीशन में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं एंड दे फीड्स अपॉन द जू प्लैंक्टन्स। और ये ज़्यादातर जो माइक्रो फना पाए जाते हैं, जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, इनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। राइट, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, एक्सक्लूसिवली marine survive upon zooplanktons। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नली कैसे दिखाई देते हैं, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली द मेन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। जो कॉम्ब की प्लेट्स पाई जाती हैं ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कहलाता है। तो लिख लीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यहाँ पर लिख लीजिए, देयर इज अ एक्सटर्नल प्लेट विच इज फाउंड द आउटर सरफेस
is the main feature. So the presence of 8 comb and ciliated structure is the characteristic feature of Ctenophora member. ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको ये देखने को मिल जाता है। नाउ लुक एट द सिमिट्री। इसमें सिमिट्री किस तरह की पाई जाती है? लुक, जैसा कि आपने जेलीफिश देखा था सिलेंट्रेटा में, तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी तरीके के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर रेडियल और बाई रेडियल सिमिट्री ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ही कॉमन है। तो हेडिंग डाल दीजिए सिमिट्री। सिमिट्री यहाँ पर दो सिमिट्री पाई जाती है, रेडियल एंड बाई रेडियल। राइट, इसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक दैट, जैसे सिलेंट्रेटा में पाया जाता था वैसे यहाँ भी पाया जाता है। इट इज़ अ टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Organization is a tissue grade. Now body wall, जैसा स्लेंट्रेटा में पाया जाता था डिक्टो, ऐसा ही है यहाँ पर भी। बॉडी जो वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक यानी दो ही लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर को एक्टोडर्म और इनर को आउटर इज़ मेड अप ऑफ एक्टोडर्मल जो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है उसे, और इनर लेयर एंडोडर्मिक लेयर से मिलकर बनी होती है। और बीच में जो गैपिंग पाई जाती है वो मिडिल लेयर कहलाती है या मिडिल स्पेस कहलाती है, जो कि सेलुलर मीजेनकाइम की बनी होती है। तो हेडिंग डाल दीजिए बॉडी वॉल। The body wall is made up of 2 layers और इसी को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। Now you can differentiate here. Outer layer middle and inner layer। सो मिडिल, आउटर और इनर में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन पाई जाती है। मिडिल जो लेयर होता है वो मीजेनकाइम सेल की बनी होती है, इनर लेयर जो बनी होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी वॉल। यहाँ पर एक और ख़ास बात पाई जाती है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इस फाइलम के मेंबर्स में एक ख़ास तरीके की चमक पाई जाती है, वो लाइट को इमिट करते हैं जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। वो आपको सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में देखने को नहीं मिलता। तो दैट इज़ द यूनिक फीचर विच इज़ फाउंड इन द टीनोफोरा मेंबर्स ओनली। ओके, हेडिंग डाल दीजिए बायोल्यूमिनेसेंस।
The members of Ctenophora emits light. They emits light. Okay, and this is the property which is known as bioluminescence. Right. Next आती है sexuality. हेडिंग डाल दीजिए, sexuality. इस फाइलम के जो भी मेंबर्स हैं वो भी कैसे पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा. Now, in the case of Ctenophora, the members are hermaphrodite, यानी ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही सेम बॉडी में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा. ओके, बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है. नाउ रिप्रोडक्शन का अगर केस देखा जाए तो ये अलग होता है. कंपेयर करें फाइलम सिलेंट्रेटा से, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल. नेक्स्ट, now fertilization, sexual, now look at the fertilization कैसा पाया जाता है, it is found outside the body. Fertilization it is a external. ओके, नेक्स्ट क्लीवेज एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पर स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है जो कि एक तरह का फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है. तो हेडिंग डाल दीजिए, क्लीवेज एंड development. Now in this case, first of all, cleavage spiral पाया जाता है, spiral cleavage. Next point, and they have a indirect development. जो डेवलपमेंट प्रोसेस पाई जाती है वो इनडायरेक्ट होती है. indirect, it means larval stage पाई जाती है. लार्वल स्टेज फाउंड, और कौन सा लार्वा पाया जाता है इस फाइलम में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है. यहाँ पाया जाता है साइपिडिड लार्वा, CYDIPP लार्वा. ये लार्वा इस फाइलम में पाया जाता है. नाउ लुक एट द सम स्पेसिफिक पॉइंट. जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं वो पहले सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते थे, बाद में इनको सेपरेट कर दिया गया. तो टीनोफोरा मेंबर्स इंक्लूडेड इन सिलेंट्रेटा and they are found on the sea surface depth of 3000 मीटर. ये काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं. इनको हम कॉमनली कॉम जेलीज कहते हैं या सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, और इसमें के कुछ मेंबर्स सी गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं. और इनमें सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और इसमें कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी इनमें पाई जाती है. तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं
जो टीनोफोरा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स में आप लिख लीजिए बेरो, वेलामेंथ, और टीनोप्लेना, और आरो ब्रांचिया, etc. So these are the members. 1, 2. These are the members of phylum Ctenophora. In the last lecture, we discussed about the phylum Ctenophora. phylum Ctenophora के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और यहाँ तक हमने इसके बारे में क्लीवेज डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग कि क्या फीचर्स पाए जाते हैं जो इसको सिलेंट्रेटा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा। नाउ हेडिंग डाल दीजिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम से क्लियर होता है, प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेल्मिन्थ्स मतलब वर्म। ऐसे वर्म्स जो फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं, उनको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में रखते हैं। तो नाउ लुक एट द हैबिट एंड हैबिटेट एंड देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ज़्यादातर ये पैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ये एंडो पैरासिटिक कंडीशन में रहते हैं। साथ ही साथ समटाइम्स दे आर फाउंड इन द फ्री लिविंग या एक्वेटिक फॉर्म में, ये फ्री लिविंग स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। Platyhelminthes, as the name indicate. Now platy means flat, platy, flat, helminthes, worm। तो ये क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स होते हैं जिनको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखते हैं। नाउ हेडिंग डाल दीजिए हैबिट एंड हैबिटेट। Habit and habitat, they are mostly parasitic, endoparasitic condition में पाए जाते हैं, and few of the species are free living and they found in the aquatic condition। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, राइट। तो लिख लीजिए मोस्टली पैरासिटिक, और कैसे पैरासिटिक होते हैं? एंडो पैरासाइट। They live inside the body and take nutrition from there। तो ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने वाले पैरासाइट्स हैं। कुछ इसमें फ्री लिविंग है, उसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। फ्यू फ्री लिविंग एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्लेनेरिया। अगर रीजनरेशन की प्रोसेस देखनी हो तो सबसे ज़्यादा प्लेनेरिया में पाई जाती है, और इसीलिए इसको कहते हैं कि वी कैन नॉट किल विद द हेल्प ऑफ नाइफ। चाकू से आप कितनी भी बार इसके पीसेस करते हैं, हर बार ये उतनी ही संख्या में डेवलप हो जाती है, यानी
हर एक पीस नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये पैरासिटिक फॉर्म में जब पाए जाते हैं तो इनमें हुक्स और सक्कर्स पाए जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो लिख लीजिए, दे हैव हुक्स एंड सिकर्स। हुक्स एंड सक्कर्स are found in parasitic condition. Right? Now look at the external morphology. ये देखने में कैसे होते हैं? As per the external morphology, अगर बॉडी की बात की जाए तो नॉर्मली या जनरली बॉडी असेगमेंटेड पाई जाती है या फिर नॉन सेगमेंटेड कह सकते हैं। आप देखिए प्लेनेरिया, फैसियोला, हिपैटिका, इन सभी में कोई सेगमेंट्स नहीं पाया जाता। बट इन द केस ऑफ टीनिया सोलियम आपको सिर्फ एक्सटर्नल यानी ऊपर की तरफ सेगमेंट दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं सूडो सेगमेंटेड। तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में दो कंडीशन पाई जाती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम असेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड कहते हैं, और दूसरी सूडो सेगमेंटेड। एक्सटर्नल morphology. In this case, the body organization can be divided into two types. First, जिनमें बॉडी में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते, असेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। तो मोस्ट ऑफ द members of phylum Platyhelminthes having asegmented body organization, उनमें सेगमेंट नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, फेसियोला हिपैटिका, एट्सेट्रा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सूडो सेगमेंटेड पाया जाता है। तो नेक्स्ट डाल दीजिए सूडो सेगमेंटेड। सूडो सेगमेंटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेगमेंट्स हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं, इंटरनली वो डिवाइड नहीं होते। तो इसका एग्जाम्पल है टीनिया। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नाउ लुक एट द सिमेट्री। ज़्यादातर जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो सिमेट्री डाल दीजिए। कैसी होती है सिमेट्री? बाइलेटरल। Bilateral symmetry is found in the phylum member of phylum Platyhelminthes. Now look at the locomotion part. Locomotion कैसा पाया जाता है? ज़्यादातर जो members हैं उनमें locomotion। Now next heading डाल दीजिए locomotion. Mostly जो members पाए जाते हैं Platyhelminthes में उनमें locomotory organs नहीं पाए जाते, बट सम स्पीसीज़ जैसे प्लेनेरिया है, तो कुछ प्लेनेरियाज ऐसे पाए जाते हैं जिनमें सीलिया मौजूद होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन।
इसमें लिख लीजिए मोस्टली और जनरली एब्सेंट। जनरली एब्सेंट नहीं पाए जाते, बट certain cilia like organs या cilia is present in the planarian. Cilia found in planarians. ठीक है, तो प्लेनेरियंस में सीलिया देखा जाता है, बाकी सभी में नहीं पाया जाता। नाउ लुक एट द बॉडी वॉल, कि एक ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ से बॉडी वॉल में चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी वॉल, अभी तक आपने जितने भी फाइलम देखे वहाँ पर आपको डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला। नाउ यहाँ से जो बॉडी वॉल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती है, यानी तीनों प्रेजेंटिव लेयर्स पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो the members are platyhelminthes having triploblastic body wall. Now look at the coelom. अगर सीलोम की बात की जाए तो they don't have any coelom, इसलिए इनको असीलोमेट भी कहते हैं। सीलोम, इसमें लिखिए the coelom is absent or they have no space for the alimentary canals. Acoelomate, right? क्लियर? तो क्योंकि ये चिपटे होते हैं तो इनमें बीच में गैपिंग भी नहीं पाई जाती, so there is no space between body wall and any alimentary canal, so there is no coelom. That is why they are considered as acoelomate. Now look at the label of body organization. Label of body organization. As you know कि according to the developmental process, धीरे धीरे सभी फाइलम के मेंबर्स में बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता चला आ रहा है। नाउ यू कैन सी हियर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। सो लिख लीजिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Okay, next point. Now look at the alimentary canal and digestion. यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है और एलिमेंट्री कैनाल कैसे पाए जाते हैं। जनरली एलिमेंट्री कैनाल आर नॉट फाउंड या एब्सेंट, या फिर ये इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर लिविंग इन द पैरासिटिक कंडीशन, because alimentary canal is not completed. Mouth part is present but anus part is not found, so that is why they have a poor digestion. तो लिख लीजिए alimentary canal और digestion के बारे में। alimentary canal sorry, elementary canal and digestion. Now try to understand, क्योंकि जनरली एलिमेंट्री कैनाल या तो नहीं पाई जाती या तो पाई जाती है तो ये डेवलप्ड नहीं होती, रिड्यूस्ड कंडीशन में होती है, और इसीलिए ये क्या करते हैं पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं।
यानी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडीज में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, जनरली एलिमेंट्री कैनाल absent or incomplete अधूरे पाए जाते हैं। किसी किसी में पूरी तरह से डेवलप भी होते हैं, जैसे टर्बेलेरिया और टेट्रामेटोडा, राइट। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये एब्सेंट या फिर इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउथ प्रेजेंट बट एनस इज नॉट फाउंड। यहाँ पर माउथ का डेवलपमेंट तो हो जाता है और एनस एब्सेंट होता है, इसलिए पुअर डाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ एक्सक्रीशन का मतलब तो होता है, आप जानते ही हैं कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बॉडी से बाहर करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। एंड इन द केस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, तो एक्सक्रीशन कैसा होता है? द फर्स्ट excretory organ found in the platyhelminthes, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं, या फिर सोलेनोसाइट्स कहते हैं, या फिर प्रोटोनेफ्रिडा कहते हैं। ये पहले ऑर्गन्स हैं जो किसी फाइलम में देखे गए और जो एक्सक्रीशन के लिए बने होते हैं। तो लिख लीजिए, फर्स्ट excretory organ found in this phylum ठीक है, which is considered as flame cells। फ्लेम सेल्स, और इन्हीं को हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं।